कल हम लोग पढ़े हुए थे, बहुत कुछ पढ़े थे, लेकिन हम स्टार्ट करने वाले थे मेथड ऑफ चार्जिंग। ओके, देखिए मेथड ऑफ चार्जिंग, इसका मतलब होता है क्या चीज? मेथड ऑफ चार्जिंग नहीं, ये इसका मतलब होता है कोई भी दो वस्तु है, मान लीजिए, ठीक है कि नहीं, कोई भी वस्तु है, ठीक है, तो उस वस्तु को चार्ज करने के तरीके कैसे चार्ज कर सकते हैं। मान लीजिए हम जानते हैं कि कोई भी वस्तु जो होता है चार्ज तब होता है जब या तो इलेक्ट्रॉन दे या तो इलेक्ट्रॉन ले। मेरे बात सुनो, मैंने क्या बोला? या तो इलेक्ट्रॉन ये दे दे या इलेक्ट्रॉन ले ले। अगर किसी को इलेक्ट्रॉन देता है तो वस्तु कौन चार्ज हो जाएगा? बॉडी होगा, वो पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन अगर ले दे तो पॉजिटिव, ले तो नेगेटिव है। हमने इतना तक पढ़ लिया था। अब पढ़ने वाले देखिए, तीन तरह से हम कोई भी वस्तु को चार्ज कर सकते हैं। कितने तरीके से? तीन तरह से चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। पहला होता है बाय फ्रिक्शन मेथड। क्या बोलेंगे? फ्रिक्शन मेथड। तो पहला नंबर अब देखते हैं हम लोग क्या देखेंगे। पहला नंबर में आते हैं, होता है क्या कि पहला नंबर बोले बाय फ्रिक्शन मेथड। ओके, देखिए इसको हम लोग बोलते हैं बाय रबिंग मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रबिंग मेथड। रब भी करते हैं, ठीक है कि नहीं? समझ में आ गया? देखिए मान लीजिए ये एक वस्तु है, पार्टिकल है या बॉडी है, ठीक है कि नहीं? इस बॉडी पर चारों बगल जो है, मान लीजिए कि ये चार्ज हमने कर दिया। क्या कर दिया? चार्ज कर दिया। जैसे हमने इसको चार्ज किया, मान लीजिए बॉडी ए है, चार्ज किया, एक और बॉडी लिया, ये चार्ज बॉडी नहीं है क्योंकि हमें, देखिए ये तो चार्ज बॉडी है, इस बॉडी से इस बॉडी को क्या करना है? चार्ज करना है। क्लियर? और ये बॉडी बी है, ये अनचार्ज बॉडी है, अनचार्ज बॉडी है। क्लियर? और ये क्या बोलिए? चार्ज बॉडी है। क्लियर? अब जैसे इसको हमने क्या यहां पे रब, दोनों को रब कर दिया, ठीक है कि नहीं? रगड़ दिया दोनों को एकदम से, तो ये जानते कि पॉजिटिव चार्ज है। तो आपको पता है जो बॉडी पॉजिटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन को देता है, अर्थात ये इलेक्ट्रॉन इसमें क्या करने लगेगा जी? ट्रांसफर करने लगेगा। क्या करने लगेगा? और तुमको पता है कि ये हो गया क्या? दे रहा है और ये ले रहा है, तब देने वाला पॉजिटिव और लेने वाला नेगेटिव। तो अब बताइए दोनों को अलग अलग, अब जैसे रब किए तो बॉडी क्या हो गया? चार्ज हो गया। बॉडी क्या हो गया? चार्ज हो गया। तो लीजिए इस बॉडी को हमने क्या कर दिया? पॉजिटिव तो रब करेगा। क्लियर? ये ए हो गया, ये बी, ये ए, और एक और बॉडी है, ये बॉडी क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज। अब आपसे हम एक प्रश्न पूछना चाहते हैं, बताइए, कोई आपसे पूछेगा कि बताइए अगर कोई दो बॉडी है, एक बॉडी चार्ज बॉडी है जो कि पॉजिटिव चार्ज है, और एक है न्यूट्रल अनचार्ज बॉडी है, मान लीजिए यही ना, अगर हम दोनों को रब कर देते हैं तो अनचार्ज बॉडी पर कौन चार्ज हो जाएगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? क्यों? क्योंकि दे रहा है और लेने वाला नेगेटिव और देने वाला पॉजिटिव। इतना बात समझे? तो चलिए हेडिंग मारिए, तो मेथड ऑफ चार्जिंग लिखिए। पहला नहीं लिखे, नहीं अभी लिखिए, ये लिखिए, वी नो दैट basic concept of charging is transfer of electron। सिंपल फंडा है कि जैसे चार्ज, जब तक इलेक्ट्रॉन को हम ट्रांसफर नहीं करेंगे बॉडी चार्ज नहीं होगा।
और इलेक्ट्रॉन को कौन चार्ज कर, मतलब इलेक्ट्रॉन को कौन ट्रांसफर करेगा? चार्जिंग बॉडी। क्लियर? लिख लिए, क्या लिखे? चार्जिंग इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, देयर आर, देखिए देयर आर थ्री मेथड ऑफ, देयर आर थ्री मेथड ऑफ चार्जिंग, ठीक है, चार्जिंग। चलिए फर्स्ट नंबर में लिखिए, पहला नंबर में लिखिए बाय फ्रिक्शन, पहला नंबर में लिखिए बाय फ्रिक्शन मेथड, बाय फ्रिक्शन मेथड। इसका दूसरा नाम हम लोग बोलते हैं बाय रबिंग मेथड, रबिंग मेथड, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, कोई कोई बुक में रबिंग भी दिया रहेगा। हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज? घर्षण विधि। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? ठीक है, हिंदी लिखना नहीं है, हम बता देते हैं क्योंकि थोड़ा वीडियो भी रिकॉर्ड हो रहा है तो इसलिए। चलिए हिंदी नहीं लिखिएगा, अंग्रेजी मीडियम में, हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी अपना। चलिए इतना बात समझ गए। दूसरा नाम क्या है? घर्षण मेथड, मतलब रबिंग मेथड। क्लियर? दूसरा नंबर पर आता है बाबू बाय कंडक्शन मेथड। तो दूसरा नंबर दे करके लिखिए बाय कंडक्शन मेथड, बाय कंडक्शन मेथड, बाय कंडक्शन मेथड। दूसरा नंबर में लिखिए बाय कंडक्शन मेथड। इसका दूसरा नाम होता है बाय कांटेक्ट, बाय कांटेक्ट। बोलिए दूसरा नाम क्या है इसको? बाय कांटेक्ट। मतलब ये क्या होता है, हम इसको समझाएंगे भी, है ना। अब तीसरा नंबर जो होता है, अच्छा इसको चालन विधि बोलते हैं, ठीक है ना हिंदी में। तीसरा नंबर बात करते हैं बाय इंडक्शन, लिखिए बाय इंडक्शन मेथड, बाय इंडक्शन मेथड, है ना। तो इसको हम लोग हिंदी में मतलब दूसरा नाम बाय नॉन कांटेक्ट बोलते हैं, नॉन कांटेक्ट मेथड। क्लियर? ये तीन मेथड आपसे कोई पूछेगा, बताओ कोई बॉडी को कई तरीका से हम चार्ज कर सकते हैं, तो आप बता सकते हैं कि तीन तरीका से हम चार्ज कर सकते हैं। पहला नंबर में आता है बाय फ्रिक्शन, बाय कंडक्शन, दूसरा तीसरा बाय इंडक्शन मेथड। समझ में आ गया? चलिए अब आप हेडिंग मारेंगे ये एक में बाय फ्रिक्शन मेथड, नीचे में बाय फ्रिक्शन मेथड में लेकिन हेडिंग कर लिए बाय, लिखिए व्हेन टू डिफरेंट, लिखिए व्हेन टू डिफरेंट insulating material, when two insulating material, when two insulating material are rubbed, then electron get transfer, electron get transfer from charged body to uncharged body, from charged बॉडी टू अनचार्ज बॉडी। देखिए मैंने क्या बोला बाबू, मैंने एक वर्ड बोला है चार्ज बॉडी। देखिए चार्ज बॉडी से क्या होता है, यहाँ पर चार्ज बॉडी से अनचार्ज में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया।
ठीक है कि नहीं? जैसे ये ट्रांसफर हो गया तो आपको यहां से तो पता ही एक्सप्लेन कर सकते हैं ना। एंड क्या लिखे? अनचार्ज बॉडी एंड अनचार्ज बॉडी गेट चार्ज। एंड अनचार्ज बॉडी गेट चार्ज। और एंड मतलब और जो अनचार्ज बॉडी होता है वो चार्ज हो जाता है। अब क्या करेंगे, इस फिगर को ड्रॉ लिख लीजिए, ठीक है कि नहीं? इस फिगर को लिख लीजिए, फिगर को ड्रॉ कर लीजिए। देखिए दूसरा नंबर क्या है? कंडक्शन मेथड। क्या है बाबू? पहला तो पढ़ लिए, दूसरा नंबर है कंडक्शन मेथड, ठीक है ना? कंडक्शन मेथड पर ये समझ में आ गया क्या इतना बात? चलिए हेडिंग मारिए तो चार्ज बाय कंडक्टर, कंडक्शन मेथड। हाँ ये कंडक्शन मेथड, ठीक है। चलिए इसको हम बोलते हैं बाय कांटेक्ट। ध्यान से देखिए यहां पर मैंने लिखा है क्या? बाय कांटेक्ट। देखिए समझिए ये चार्ज बॉडी है, मैंने भी बताया यही फिगर रहेगा, बस यहां पर क्या करा रहे हैं हम? कांटेक्ट करा रहे हैं। क्या करा रहे बाबू? कांटेक्ट। ओके अब समझ लीजिएगा, ध्यान से समझिए। ये कांटेक्ट मतलब ये दोनों को लाए यहां पर और सिर्फ कांटेक्ट करा दिया। क्या किया मैंने? रब नहीं किया, रब नहीं किया। अभी मैंने क्या किया? ऐसे कांटेक्ट कराया ना, अब फिर जैसी कांटेक्ट कराया इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मार दिया ऊपर। अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मारा तो पॉजिटिव है ना, अगर किसी को दिया तो पॉजिटिव, और जो ले रहा है वो नेगेटिव, तो यहां पर यही हो गया। समझ में आ गया? चलिए इस बात को भी फटाक से लिखिए, इस बात प्रॉपर्टी भी पढ़ेंगे। चलिए लिखिए, इन दिस मेथड ऑफ चार्जिंग, इस तरह का तरीके के आवेश में या चार्ज में है ना, इन दिस मेथड ऑफ चार्जिंग, एकदम इजी लैंग्वेज है। न्यूट्रल बॉडी, न्यूट्रल बॉडी या न्यूट्रल के जगह पे लिखिए अनचार्ज बॉडी। इन दिस मेथड ऑफ चार्जिंग, इन दिस मेथड ऑफ चार्जिंग, अनचार्ज बॉडी is placed in contact, is placed in contact with charge body, full stop, and uncharged body, becomes charged, becomes charged। हो गया? आप इसको क्या करिएगा, इसी फिगर को उतार लीजिए, बस यहाँ पर कांटेक्ट लिख दीजिएगा, ठीक है कि नहीं? चलिए तीसरा नंबर में लिखिए इंडक्शन मेथड, बाय इंडक्शन मेथड। इसको बोलते हैं हम लोग नॉन कांटेक्ट भी बोलते हैं ना, मतलब इसको हम कांटेक्ट नहीं कराएंगे। दैट्स लाइक वाईफाई में हम लोग क्या कराते हैं जी? कांटेक्ट कराते हैं। क्या मोबाइल जब चलाते हैं, किसी वाईफाई लेते हैं तो थोड़ी तो मोबाइल को मोबाइल में भिरा करके रखते हैं, नहीं ना, है ना? या रगड़ते हैं क्या मोबाइल को? मोबाइल नहीं रगड़ते, उसको उसके मतलब संपर्क में, उसके रेंज में लेकर के जाते हैं तो वो मोबाइल चलने लगता है, नेट चलने लगता है। क्लियर? इसमें यही चीज होता है, इसमें ये सिर्फ कांटेक्ट में लेकर के, नॉन कांटेक्ट मतलब उसके संपर्क में लेकर के जाना, उसको टच नहीं कराना है, और वो बॉडी चार्ज हो जाता है। क्लियर? तो लिखिए चार्जिंग बाय इंडक्शन में लिखिए द इंडक्शन charging is a
चार्जिंग मेथड, चार्जिंग मेथड, चार्जिंग मेथड, चार्जेस एंड ऑब्जेक्ट, चार्जेस एंड ऑब्जेक्ट without actually touching the object, without actually actually touching the object to any other charge, to any other charge object। बस इसका डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझिए कि कांटेक्ट, विदाउट कांटेक्ट ऐसी से आप डेफिनेशन को बना सकते हैं और इसके बारे में बहुत सारे बात लिख सकते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं, बाय फ्रिक्शन मेथड जो होता है ना, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको बढ़िया से देख लीजिएगा। वैसे तो हर एक चीज क्या है, इंपॉर्टेंट ही है। अच्छा एक बात बताइए, क्वेश्चन कोई पूछ सकता है कि बताइए चार फ्रिक्शन मेथड हो चाहे कोई मेथड, ठीक है कि नहीं, क्या बॉडी सेम होना चाहिए, सेम मटेरियल का होना चाहिए, डिफरेंट मटेरियल का होना चाहिए? तो याद रखिए डिफरेंट मटेरियल का होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए इंपॉर्टेंट है चार्ज का प्रॉपर्टी, यानी प्रॉपर्टी का मतलब होता है गुण। क्या होता है? गुण। सबका अपना कुछ ना कुछ तो गुण ही होता है, गुण तो होता है ना। मेरे अंदर कोई एक गुण है, पढ़ाता हूं, आपके भी अंदर, प्रत्येक के पास कुछ न कुछ प्रॉपर्टी होता है। ऐसे ही चार्ज के पास भी क्या है, अपना खुद का प्रॉपर्टी है। और एग्जाम में पूछ सकता है कि राइट द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, है ना, या एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, कुछ भी पूछ सकता है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करो, ठीक है। तो चलिए हेडिंग मारिए, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, क्लियर। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, चार्ज के गुण, चार्ज के गुण। चार्ज कौन क्वांटिटी है बताइएगा आप लोग, बताइए तो होगा। चार्ज कौन क्वांटिटी, देखिए दो तरह की क्वांटिटी मैंने आपको बताया था, फिजिकल और सॉरी स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर में क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, पर स्केलर में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसमें डायरेक्शन नहीं होता। तो चार्ज में भी कोई डायरेक्शन नहीं होता है, चार्ज हैज नो डायरेक्शन, ओनली मैग्नीट्यूड। सो चार्ज क्या है, स्केलर क्वांटिटी। तो पहला नंबर पॉइंट दीजिए और नोट कीजिए, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, क्वांटिटी, ठीक है कि नहीं, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ न्यूमेरिकल जब बताएंगे तो उसमें ये काम आएगा। पहला बात समझिए, देखिए चार्ज जो है स्केलर क्वांटिटी है, याद रहे, स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज स्केलर क्वांटिटी हो गया। दूसरा बात देखिए, दूसरा नंबर पे देखेंगे, सबसे पहले देखिए, अगर प्लस प्लस चार्ज है, दो प्लस प्लस चार्ज है, ठीक है कि नहीं, तो प्लस प्लस चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है, एट्रैक्शन करता है, रिपेल करता है, मतलब दूर फेंकेगा। अब ये ए है और ये क्या है, बी बॉडी है, ए बॉडी बी बॉडी। तो ये जो प्लस चार्ज है इस बी बॉडी पर इधर को फोर्स लगाएगा, है ना, ये बी है तो बी लिखेंगे और ये ए है तो ए लिखेंगे। अब इसको क्या पढ़ेंगे बताइए, फोर्स ऑन बी, क्या पढ़ेंगे, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। इतना बात याद रहेगा ना।
है ना। अब ये बी जो है ये इधर फोर्स लगाएगा क्योंकि दोनों एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल करता है। तो बताइए फोर्स यहाँ पर ए तो ए दीजिए और ये बी है तो बी दे दिए। अब इसको क्या करेंगे, ड्यू टू बी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। बात करते यहाँ पर आप देखिए नेगेटिव और ये नेगेटिव है, राइट। ये ए बॉडी है और ये बी बॉडी है। क्योंकि अब नेगेटिव नेगेटिव याद रखिए, लाइक चार्ज, लाइक का मतलब होता है समान चार्ज, रिपेल, अनलाइक चार्ज मतलब असमान चार्ज अट्रैक्ट करेगा। तो ये दोनों सेम हो गया ना, तो ये ए क्या करेगा, इसको इधर रिपेल करेगा। समझ में आ रहा है ना, एफ ए बी, इसको पढ़ेंगे फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, इसको पढ़ेंगे फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। अब चलिए एक और देख लेते हैं, मान लीजिए प्लस है और ये माइनस है। देखिए ये दोनों तो अलग अलग हो गया, अट्रैक्ट करेगा, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। किधर देखिए ये ए है ये बी है, तो यहाँ पर ये फोर्स ऑन, देखिए बी को खींचेगा ना, तब फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, इधर आइए तो ये बी प्लस फोर्स ऑन। समझ में इतना बात आ गया। तो दूसरा पॉइंट में लिखिए, लिखिए तो सेम चार्ज दूसरा करके लिखिए, पॉइंट दे करके लिखिए, दूसरा में लिखिए सेम चार्ज, सेम चार्ज, सेम चार्ज देखिए रिपेल ईच अदर, सेम चार्ज रिपेल ईच अदर। repel each other and opposite charge attract each other and opposite charge attract each other। अब क्या करें, ये फिगर को जो यहाँ पर इसको नोट डाउन कर दीजिए। हो गया, चलिए उतार लिए होंगे। अच्छा एक और बात, तीसरा प्रॉपर्टी मैंने क्या बताया था आप लोगों को, तीसरा अब बताइए क्या होता है और प्रॉपर्टी कि चार्ज जो ट्रांसफर होता है कि नहीं होता है। तो तीसरा पॉइंट लिखिए, तीसरा नंबर में देख करके लिखिए चार्ज, देखिए चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज ट्रांसफर किया जा सकता है, ठीक है कि नहीं। और ये तो कितना एग्जाम्पल बताए हुए हैं हम, तो जरूरी नहीं है कि इसका एग्जाम्पल पता ही है, ठीक है। वाइब्रेशन मेथड हो गया, कंडक्शन मेथड हो गया, इंडक्शन मेथड हो गया, ये सारे क्या चार्ज को ट्रांसफर ही तो करता है, इलेक्ट्रॉन को तो ट्रांसफर करता है, इतना बात समझ। चौथा पॉइंट नोट कीजिए, चार्ज फॉलो, चार्ज फॉलो, चार्ज फॉलो द एडिटिव रूल ऑफ अलजेब्रा,
चार्ज फॉलो लिखिए तो चार्ज फॉलो द एडिटिव रूल ऑफ अलजेब्रा। चार्ज जो है अलजेब्रा के रूल को फॉलो करता है। जैसे देख लीजिए यहाँ पर हो गया, लिख लिया ना। जैसे 2 कूलम है, 3 कूलम है, तो ये कितना हो जाएगा 5 कूलम। जैसे 6 कूलम है और -2 कूलम है, ये कितना हो जाएगा 4 कूलम। इसी को बोलते हैं अलजेब्रा। अलजेब्रा में तो यही ना होता है, प्लस में से घटा देते हैं, इसी को बोलते हैं एडिटिव रूल ऑफ अलजेब्रा। क्लियर? तो इसको आप एग्जांपल में नोट कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा अभी, जो आगे चल करके भी क्या करेगा, मतलब बहुत साथ देगा। ठीक है कि नहीं? क्या हटा दूं? चलिए अगला पॉइंट लिखिए। अगला जो भी है नंबर होगा, चौथा पांचवा जो भी होगा, ये क्या होता है बाबू, जब कोई चार्ज, ध्यान समझिए, जब कोई चार्ज, इफ एनी चार्ज इज एट रेस्ट, क्या बोलेंगे? इफ एनी चार्ज एट रेस्ट, इफ इज एट रेस्ट, इफ समझिए, इफ any charge is at rest, अगर कोई चार्ज बॉडी, चार्ज जो है वो रेस्ट में है, तो उसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। अब प्रश्न तो मन में आ रहा होगा कि सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस चिड़िया का नाम है, क्या है ये? तो बाबू थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आगे चल के, खाली इलेक्ट्रिक फील्ड तो पढ़ना हम लोगों को, समझ रहे ना? वो चीज पढ़ने के लिए भी ये चीज पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है कि नहीं? क्या बोलेंगे? इफ एनी चार्ज इज एट रेस्ट देन इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली जनरेट अराउंड इट। मतलब इसका मतलब समझ लीजिए कि अगर कोई बॉडी चार्ज जो है रेस्ट में, कहीं पे नहीं जा रहा, तो उस बॉडी के चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। बताते हैं, जैसे मान लीजिए ये वायर है, क्या ये वायर है, तो वायर के अंदर से करंट फॉलो होता है, तो करंट जो फॉलो होता है तो इसके चारों ओर क्या बनता है? इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके कारण ही हम लोग को झटका लगता है। क्या लगता है? झटका। समझ गया ना? समझ रहे ना? तो ये अगर कोई चार्ज जो रेस्ट में है, तो इसके चारों ओर क्या बनेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन बात इसी में आता है कि अगर कोई चार्ज चल रहा है, ये तो रुके चार्ज के बारे में हो गया, अगर कोई चार्ज जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो इसी में लिखाते हैं, इफ चार्ज मूव with constant velocity then इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरेट करवे करेगा और एक और फील्ड जनरेट करेगा, और उस फील्ड का नाम मैग्नेटिक फील्ड। मेरे बात को समझे? क्या बोलेंगे? वेलोसिटी देन इलेक्ट्रिक फील्ड as well as मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलेंगे बाबू? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट्स अराउंड इट। मेरे बात को समझिए, मैंने क्या कहा बाबू कि जब कोई चार्ज रेस्ट में है तो उसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कांस्टेंट का मतलब क्या है कि एकदम चल रहा है सभी जगह, मान लीजिए कांस्टेंट का मतलब क्या? ये चार्ज है, मतलब ये तार है ना, यहाँ से चार्ज दिया ना, तो यहाँ पर भी एक समान धारा बह रहा है, करंट बह रहा है, तो वहां पर बोलेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर यही चार्ज एक्सेलरेशन में हो तो बहुत तेजी से बह रहा है, बहुत तेजी से, तो वहां पर दो चीज होगा। एक क्या होगा? देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सभी जगह जनरेट करेगा, और यहां पर होगा वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
ये टॉपिक है आपका, चैप्टर ही है, पढ़ेंगे लास्ट में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लास्ट टॉपिक क्या चैप्टर क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो याद रखिए, व्हेन चार्ज मूव with acceleration, then electric field and electromagnetic wave generates around it। इतना बात आप समझ गए होगा। इस चीज को आपको समझना है। एक काम करिएगा, यहां तक लिखने के बाद पैराग्राफ चेंज कर दीजिएगा, ठीक है कि नहीं, नीचे से फिर ऐसे करके, समझे? एक काम करिए, चलिए यहां से लिखना चालू करिए, यहां तक लिखिए, जल्दी से एकदम फास्ट में लिखिए। अच्छा बताइए, कॉन्सेप्ट को समझे कि नहीं समझे तो बताइए। समझ गया ना? अब आगे ला देखिए, अब मैंने क्या बताया था कि चार्ज जो है ना कंजर्वेशन होता है ना। कंजर्वेशन लॉ को क्या करता है, ये फॉलो करता है। और इसमें क्या बताया था, चार्ज नेदर में क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय बट इट कैन बी ट्रांसफर वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो चलिए अगला पॉइंट लिखिए, चार्ज फॉलो द कंजर्वेशन ऑफ लॉ। देखिए चार्ज फॉलो द, अगला पॉइंट लिखिए, पांचवा प्रॉपर्टी, चार्ज फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन तो बताया ना, याद करवा दिए हुए हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन कहता है, हाँ, चार्ज फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन, चार्ज फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन, कंजर्वेशन। और ये कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या कहता है, चार्ज नीदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय बट इट कैन बी ट्रांसफर वन बॉडी टू अनदर बॉडी। समझ में आ गया? चलो अब अगला, चार्ज क्वांटाइज जो होता है, इसमें ही मैंने बताया चार्ज कभी भी इंटीजर मल्टीपल के रूप में होता है। 1.2 नहीं हो सकता, 1.5 नहीं हो सकता, ये बात हमने बताया। तो लास्ट लिखिए, लास्ट पॉइंट लिखिए, हाँ, चार्ज इज क्वांटाइज, चार्ज इज क्वांटाइज, चार्ज इज क्वांटाइज, ठीक है। ये लॉ को फॉलो करता है, क्वांटाइज, हाँ, हो गया, समझ गया ना? इतना समझ में आ गया बाबू? ये याद कर लोगे और याद करोगे, याद तो हो ही गया। अगर फिर भी दिक्कत हो तो आपके क्लास को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है कि नहीं? आप लोग ये मत सोचिएगा कि अरे बाहर से आवाज आ रहा है, क्या करें, इतना सेटअप है भी नहीं मेरे पास, कुछ तो है नहीं, देख ही रहे हैं। तो आप लोग के लिए इसी बोर्ड पर पढ़ा रहा हूँ। अगर कॉन्सेप्ट में दिक्कत होगा तो फिर हमें बोल सकते हैं, ठीक है कि नहीं? और आप पढ़ने वाले विद्यार्थी को ये फर्क नहीं पड़ता है, मान लीजिए 2 लाख 3 लाख का बोर्ड ही लगा दे और पढ़ाए कुछ नहीं, उससे फायदा है क्या? कि चलो भाई इसी पर पढ़ाते हैं, है ना? हाँ, जब होगा आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो आ जाएगा, ठीक है कि नहीं? इतना बात समझे? अब चलिए हेडिंग कीजिए, कूलम्स लॉ। चलिए लिखिए कूलम्स लॉ, COU लिखिए, COULOMBS, कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ। बाबू इसको ध्यान से समझिएगा, मतलब इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। आने वाले मतलब जो भी अगला डेरिवेशन होगा इसके बिना संभव ही नहीं है, समझ लेना। देखो बोर्ड पर ध्यान से देखिएगा बुआ, हमने अभी क्या बताया कि 2 चार्ज होता है ना, समझिए 2 चार्ज होता है तो दोनों चार्ज के बीच में एक तरह का फोर्स लगता है। क्या लगता है? फोर्स लगता है। इतना तो हम लोग को पता है, लेकिन कितना फोर्स लगता है ये बात किसने बताया? कूलम्ब सर ने। समझ गया? 2 चार्ज है, मैंने क्या बोला बाबू, देखो ये Q1 है और कुछ डिस्टेंस R डिस्टेंस पर Q2 रख दिए, तो इस दोनों के बीच में तो फोर्स लगेगा। अब कितना फोर्स लगेगा इस चीज की जानकारी किसने दिया था?
कूलम्स में। कूलम्स उसे नियम दिया था, परंतु कूलम्स कूलम बोलेंगे, ठीक है कि नहीं। और याद रखें कि कूलम सर ने ये जो दिया था 1785 ईस्वी में, कितना में? 1750। ये सब लिखाएंगे, थियरी एकदम कंप्लीट मिलेगा, टेंशन नहीं लेंगे। 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी भौतिक शास्त्र के विद्वान थे। कौन? कूलम। लॉ कूलम। कूलम का पूरा नाम था चार्ल्स अगस्टिन डी कूलम। कूलम का पूरा नाम चार्ल्स अगस्टिन डी कूलम, ठीक है ना। इन्होंने बार बार ऑब्जर्व किया, और कैसे ऑब्जर्व किया समझिएगा। एक तरह एक पेपर लिया, पेन लिया, अब पेपर पर ये क्या करने लगा, थोड़ा इधर करके बनाते, थोड़ा लिख देंगे, समझ में आ जाएगा ना। मान लीजिए इन्होंने क्या किया, पेपर पर इस तरह से कुछ फिगर को ड्रॉ किया, यहां पर लिख लिया कूलम Q1, फिर लिया Q2, और इसके बाद ले लिया R, और अंत में रख दिया फोर्स। कितना लगता है फोर्स का भी तो गणना करना जरूरी था। तो कूलम सर ने इस चीज को लिया और अब करने क्या लगा, इस Q1 को बढ़ाया, चार्ज को दोगुना कर दिया। किसको कर दिया? यहां पर कर दिया Q1 को 2 टाइम्स कर दिया, मतलब दोगुना कर दिया। समझ गए ना। जैसे और देखिए Q2 को ऐसे छोड़ा, R को भी छोड़ दिया ऐसे ही। और एक और बात याद रखिए, R यानी बीच के दूरी को हम लोग बोलते हैं सेपरेशन। क्या बोलेंगे? याद रखिए बीच की दूरी को सेपरेशन, ये सेपरेशन को R से डिनोट करते हैं, याद रहेगा। देखिए Q1 को क्या किया, बढ़ा दिया, Q2 को छोड़ दिया, R को भी छोड़ दिया। तो फोर्स देखा कि ये जो Q1 को दो टाइम कर दिया, तो इस पर फोर्स दुगुना लग रहा है। कितना लगा? दुगुना, 2 टाइम, यानी 2 टाइम्स फोर्स लग गया। फिर बोला हो सकता है कि एक बार और प्रूव किया, तो उसने क्या किया, इस बार चरगुना या तिगुना कुछ भी ये बढ़ाने लगा, 3 टाइम्स कर दिया, मतलब इस चार्ज को बढ़ा दिया। तो जैसे इस चार्ज को बढ़ाया तो इस पर कितना फोर्स लगा? 3 टाइम्स। इसका मतलब समझे बाबू, मैं क्यों ऐसे बता रहा हूं, ध्यान समझिए, ध्यान से देखिएगा कि Q का वैल्यू बढ़ रहा है, तब फोर्स भी क्या हो रहा है बाबू? Q2 पर बढ़ रहा है। R को कुछ नहीं करना हमको, हमने क्या देखा, Q1 को बढ़ा रहे हैं, तब फोर्स भी तो बढ़ रहा है। अगर एक क्वांटिटी, एक वस्तु, मान एक क्वांटिटी का वैल्यू बढ़ रहा है और दूसरा क्वांटिटी का भी वैल्यू बढ़ रहा है, और अगर ये Q1 घटेगा तो फोर्स भी घट जाएगा। इसका मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या ये? अब समझिए यहाँ पर, तब फोर्स जो है ना बाबू, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया Q1 के। इसका मतलब समझ गए, इसको क्या पढ़ेंगे बोलिए तो? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इतना बात को समझे। देखिए इसको हम लोग बोलते क्या चीज? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्लियर? इसका मतलब होता है कि फोर्स का वैल्यू बढ़ेगा तो चार्ज का भी वैल्यू बढ़ना ही चाहिए। समझ में आया? अब कूलम सर ने क्या किया कि Q1 को छोड़ दिया, Q1 को छोड़ दिया, Q2 पर 2 टाइम कर दिया, दुगुना Q2 को बढ़ा दिया। इसको जैसे दुगुना बढ़ाया तो इस पर फोर्स दुगुना ही मार दिया, मतलब दोनों पर सेम हो रहा था। तो ये इसको छोड़ दिया और इसको 2 टाइम्स हो गया, फिर से 3 टाइम कर दिया, तो देखा फोर्स भी 3 टाइम्स हो गया। मतलब क्या कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q2 का होगा, और ये भी इसको क्या बोलेंगे बोलिए तो? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्लियर? अब एक बात बताइए बाबू, ये दोनों चार्ज की दूरी को बढ़ाएंगे तो फोर्स घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ाएंगे, फोर्स घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा, घटेगा। देखिए चुंबक लीजिए, चुंबक के जितना नजदीक लाते हैं
तो फोर्स क्या होता है, लगता है ना, लेकिन दूर कीजिए तो कम जाता फोर्स ना। तो जस्ट दिमाग लगाइए, समझ रहे ना। देखिए इसने क्या किया, कूलम सर ने क्या किया, Q1 को ऐसे छोड़ दिया, Q2 को छोड़ दिया, R को दुगुना कर दिया, बढ़ा दिया ना, तो ये देखा कि 1/4 गुना कम हो गया। लो कितना, 4 गुना फोर्स कम हो गया। जैसे ही फिर समझिए इसको छोड़ दिया, 3 गुना किया ना, तो अब हो गया 1/9 गुना। इस तरह से 4 गुना किया तो कितना हो गया, 1/, अर्थात देख रहे हैं 2 का स्क्वायर के स्क्वायर में क्या हो रहा है, ये कम रहा है, समझ रहे ना। याद रखिए, दो चार्ज के बीच के डिस्टेंस अगर बढ़ाते हैं तो फोर्स घटता है, अगर दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस कम करते हैं तो फोर्स बढ़ता है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, उल्टा नहीं हो रहा है, समझ। देखिए इसमें क्या हो रहा है, आर को बढ़ाते हैं तो फोर्स क्या हो रहा है बाबू, घट रहा है। आर को बढ़ा रहा है फोर्स, अब आर को घटा रहा है तो फोर्स, इस चीज को देखिए उल्टा काम कर रहा है, इसको बोलते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। क्या बोलते हैं बाबू, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। देखिए स्क्वायर में है ना, 2 का स्क्वायर, देखिए 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। इतना बात समझे, इसको बोलते हैं इन्वर्सली। बात समझे, कूलम सर ने इसको जोड़ा और कुछ नहीं, इसको क्या किया, एक साथ रख दिया। क्या किया बच्चा, एक साथ रख दिया। तो लीजिए एक साथ रखने के बाद Q1 Q2 1/r², तो फोर्स क्या होगा, गुना करिए तो Q1 Q2 r²। यूसुफ एक बात आपको माइंड में रखना बाबू, कहीं पर भी फिजिक्स में, चाहे केमिस्ट्री हो, मैथ हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, कहीं पर अगर ये देखिए ना, अगर ये हटेगा ना तो एक कांस्टेंट आएगा। क्या आएगा बाबू, चाहे कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, क्या आएगा बाबू, बोलो कांस्टेंट के, Q1 Q2 r²। अब कहेंगे सर ये के क्या है, तो याद रखिए के एक कांस्टेंट है, जो यहाँ पर के डिपेंड करेगा माध्यम पर, मीडियम पर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, के डिपेंड अपॉन मीडियम। क्या बाबू इतना बात समझे। अब मीडियम का मतलब क्या होता है, जैसे के कहां पर है, वाटर में है, या एयर में है, या वैक्यूम में है, या नाइट्रोजन में है, या कहां पर है, ठीक है कि नहीं, डिपेंड करता है कि के कहां पर है, फोर्स चार्ज कहां पर है, ठीक है ना। चार्ज जहां पर रहेगा के उसके अनुसार अपना तरीका चयन करेगा। इतना बात समझे, समझे कि समझे। चलिए तरीके, अब देखो बाबू यहां पर के का वैल्यू कुछ आ जाता है, याद रखिए के का कुछ वैल्यू आता है, और वो आता है 1/4πε0। क्या बोलेंगे इसको बच्चा, बोलो तो ε0। अच्छा जानते हैं ε0 हम लोग यहाँ बिहार में बोलते हैं, बोला जाता है, आप वैसे इंडिया में बोला जाता है, समझे ना ε0। लेकिन दरअसल इसका नाम ε0 है ही नहीं, इसका नाम है ε0, ऐसे। इतना बात समझे। तो के का मान हो गया 1/4πε0। अब देखिए इसका जो वैल्यू है ना बाबू, ये क्या है, तो होता है 9 गुणा 10⁹ न्यूटन पर कूलम। क्या होता है इसका वैल्यू, न्यूटन का पावर। हाँ एक मिनट, न्यूटन मीटर, इसका मतलब थोड़ा सा न्यूटन मीटर पर कूलम। याद रखिए इसको पढ़ेंगे कैसे, तुम मुझे पढ़ के बताइए तो, न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर। आगे भी हम लोग समझेंगे। देखिए एग्जाम में आपको के का इसका वैल्यू आपको बोलेगा, इसका बोलेगा मात्रक यानी ऐसा यूनिट, तो याद रखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। समझ में आ गया। अब देखिए यही ये सब नहीं पढ़िएगा तो क्या पढ़िएगा, के का मान होता है 1/4πε0
9 गुना 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब बताओ बाबू फोर्स F बराबर, अच्छा देखिए याद तो यही रखना है। अभी हम लोग क्या करेंगे, जब कुछ न्यूमेरिकल लेंगे तो यही फॉर्मूला याद ही रहेगा, काम आएगा, टेंशन मतलब मैं याद ही करवा दूंगा। फोर्स बराबर देख लो बाबू यहाँ के का मान अभी क्या बोला मैंने, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बट्टा R स्क्वायर। या तो ये याद कर लीजिए, कोई बात नहीं है, ठीक है ना, या इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 9 गुना 10 के पावर 9 गुना Q1 Q2 बट्टा R स्क्वायर। या तो ये सब का मतलब यही होता है। और इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो वैल्यू पुट है ये जो है ये हवा के लिए, किसके लिए बाबू, हवा, मतलब हवा लिखिए एयर, अंग्रेजी में लिखिए एयर, क्या समझ गए, तो इसको बोलेंगे एफ एयर। क्या इतना बात समझ में आया हुआ? बोलेंगे, अब आपके मन में प्रश्न आ रहा है सर एयर के लिए तो समझ गए, आप समझाएं भी, अब उनको बताइए कि अगर हम दूसरे माध्यम के लिए करें तो क्या होगा, है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं फोर मीडियम। क्या बोलते हैं बाबू बताओ तो, फोर मीडियम। अच्छा आपको बता दूं यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट का भी वैल्यू होता है, तो हम आगे पढ़ेंगे। एप्सिलॉन नॉट को हम लोग बोलेंगे क्या, इसको समझ आएंगे कहा गया, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट, क्लियर, समझ में आ जाएगा। अब देख लीजिए फोर मीडियम के लिए बात करें तो यहाँ पर लिखेंगे क्या चीज, देखिए फोर्स क्या है, देखिए एफ एयर क्या है, देखिए यहाँ पर एफ एयर क्या है बताइए तो, फोर्स बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बदला क्या होगा, तो ये किसके लिए हो गया, हवा के लिए, एयर के लिए। लेकिन एक बात ध्यान से देखिए, जैसे यहां पर लगाते हैं ER, R मतलब रिलेटिव, E मतलब होता है परमिटिविटी, हम अगला टॉपिक यही लेने वाले हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। तो देखिए जैसे ये लगा दिए ना तो अब बन गया मीडियम, क्या बन गया बाबू, मीडियम, याद रहेगा। तो बताइए तो F मीडियम इजकल टू, बताइए ध्यान से देखिए, ये जितना भी ये पार्ट उठा करके देख लीजिए, ये हवा है कि नहीं है, अरे ये हवे का ना वैल्यू है जी, तो लिखेंगे सर F एयर बटा F मीडियम, यहां पर क्या है, ER है। समझ में इतना बात आ गया है, नहीं समझ में आया जी, क्या दिक्कत है क्या, देखिए ना, ये अगर मान लिया हटा दीजिए तो अब क्या हो गया, हवा ना हो गया, हमने यहाँ पर डाल दिया ER, तो क्या हो गया, मीडियम हो गया। तो हमने इतना बात को एयर लिखा और यार PR लिख दिया, तो ये हो गया। अब नहीं कुछ तो नीचा में एक हो गया, मल्टीप्लाई करते इसको इनसे गुना कर दे तो F मीडियम इंटू ER बराबर F एयर, है ना, तो ER बराबर क्या हो गया, F मीडियम इसके नीचे आएगा, ये हो गया F एयर बट्टा F मीडियम। याद रखो रिलेटिव परमिटिविटी हमको निकालना है, बोलेगा कि भाई देखिए हवा में फोर्स 2 न्यूटन लगता है ना, 2 चार्ज का हवा में, और बोलेगा बताइए कि पानी में फोर्स 5 न्यूटन लगता है, तो बताइए रिलेटिव परमिटिविटी क्या होगा, दोनों बात कर देंगे, सब पढ़ेंगे, ठीक है कि नहीं, घबरा तो नहीं रहा हुआ ना, ज्यादा नहीं ना हुआ है, ये समझ लीजिए, यही है कूलम्स लॉ। और याद रखिए पूरे अगर फिजिक्स आपको समझना है तो बाबू इस चीज को तो आप माइंड में रखिए, हालांकि सब रखना है, समझ रहे ना, लेकिन ये पूरे फिजिक्स इसी पर टिका हुआ है, पूरा फिजिक्स की बात कर रहे हैं। हाँ रे ऑप्टिक्स चैप्टर नहीं, ऑप्टिक्स अलग बात होती है, ठीक है ना, क्या समझ गए क्या, चलिए फटाक से लिखना चालू कीजिए, तो लिखिए कूलम्स लॉ, लिखिए कूलम्स लॉ, दिस लॉ, लिखिए दिस लॉ given by Charles Augustin de Coulomb,
CHARLES, चार्ल्स ऑगस्टीन, AUGUSTIN, ऑगस्टीन, AUG AUGISTEN, ऑगस्टीन। डी कोलम, डी से दी ना ABCD वाला डी कोलम, ऑगस्टीन डी कोलम लिख लिए। अब पैराग्राफ 10 लिखे इन उसी में लिखिए डी कोलम लिख लिए ना। इन 1785, 1785 क्लियर, लिख लीजिए। अब नीचे से लिखिए अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस नियम के अनुसार, फटाफट लिखिए अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, लिखिए द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हाँ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन between two charged bodies is directly proportional to the product of their charges to the product of their charges and inversely proportional to the square of the distance inversely proportional to the square of the distance between them अरे बात square of the distance between them। स्टॉप। अब आपको करना क्या है, ये पूरे को उतारना है, ठीक है।